प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गर्मी हो या कोई भी मौसम कहीं ना कहीं हमारे जलवायु समीकरणों से जुड़ा होता है नीलम जी। बिल्कुल सही बात। और जब ये जलवायु समीकरण इधर उधर होते हैं, कोई भी ठहराव इनमें आता है, कहीं भी अवसाद इनमें महसूस किया जा रहा होता है, तो समूचा जो तंत्र है, खासतौर से जिस कार्यक्रम की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, जिन लोगों को हम यहाँ प्रतिनिधित्व दे रहे होते हैं, उन तक सही समय पर सही सूचना पहुंचना बहुत जरूरी है। रजत जी, क्या हुआ, एक बार पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन एक बच्चे की कविता सुनने का मुझे अवसर मिला। जी। उसने क्या सुनाई कविता? रिस्पेक्टेड मैम, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मेरे प्यारे देश की खातिर आप भी दो थोड़ी कुर्बानी, ताकि मिलती रहे हमें सुरक्षित धरती, स्वच्छ हवा और साफ पानी। सुरक्षित धरती, स्वच्छ हवा और साफ पानी। वो कुर्बानी बच्चा हमसे क्या मांग रहा है कि क्या हम अपने देश के लिए, इस धरती के लिए कर सकते हैं जी। ये जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का कारण भी है और चिंतन का कारण भी है पूरे विश्व के लिए, कि कैसे इस बढ़ते हुए तापमान को कम किया जा सके, कैसे हम अपने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखें ताकि हमारा जो विकास हो वो निरंतर हो और स्थायी विकास हो। बिल्कुल। हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा तभी संभव है सतत और स्थायी अगर हमारा पर्यावरण संतुलित है और उसमें बहुत ज्यादा जो भूमिका है हरित गैसों की है, जिन्हें हम ग्रीन गैसेस कहते हैं। जी। आपने जो 3 कंपोनेंट्स बोले, सुरक्षित धरती, स्वच्छ हवा और साफ पानी, ये स्वस्थ खेती के लिए भी जरूरी है, एक सुचारू रूप से चलने वाले जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है और एक अच्छी बेहतरीन संकल्पना के लिए जरूरी है जब हम देश को एक नियमित और एक सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसर हों। बहरहाल, किसान की बात के आज के संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूँ रजत और मेरे साथ हैं नीलम जी। स्वागत है नीलम जी। जी, हम देखिए अपने नाम पे बाद में आए हैं और पहले हमने बातें की हैं क्योंकि बात है ही इतनी चिंतनीय, इतनी गंभीर कि किसी भी विषय से पहले इनका जिक्र होना आज जनमानस के बीच बहुत जरूरी है। इसीलिए आज शायद हमने इसे एक विषय के रूप में चुना है, एक नियमित विषय के रूप में चुना है और आधे घंटे के लगभग अपने इस कार्यक्रम में हम यही बात करने जा रहे हैं। और हमारा साथ देने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को तृप्त करने के लिए, आपके सवालों का संतोषजनक उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आज विषय विशेषज्ञ जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। स्वागत है डॉक्टर आरती भाटिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा आज का विषय है हरित गृह गैसें, जो कि एक बहुत प्रमुख विषय है, जो कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी धरती बची रहे, हम सब आगे चलकर हमारे बच्चे, हमारे सारे परिवार अच्छे से खुशियां मनाते रहें, इसके लिए हमारे को हमारे पर्यावरण को और हमारी धरती को बहुत बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर भाटिया। देखिए, हम दूसरे ग्रहों की तो तलाश कर रहे हैं, जो ग्रह हमारे पास है उसकी सार संभाल हमारे लिए कितनी जरूरी है और हम आगे आने वाली पीढ़ी को उसे किस तरह से बता रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि हरित गैसें हैं जो वो कृषि से कैसे पैदा होती हैं, कृषि का उनमें हरित गैसों के उत्सर्जन में क्या भूमिका है और कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा जो विषय है। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरती भाटिया। और आप श्रोता अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 23421081 23421081
011 और दिल्ली के बाहर से जो श्रोता हमें फोन करें वो दिल्ली का कोड जरूर लगाएं 011। जिस कर्तव्य के साथ भी हम जुड़े हैं, जो भी काम हम करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तो करें ही, साथ में धरती के लिए, पृथ्वी के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां सुनिश्चित हुई हैं उनका भी सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से पालन करते रहें। और इसी श्रृंखला में आज हमारा भी कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए, इससे पहले कि अगले श्रोता हम तक जुड़े, सबसे आधारभूत सवाल आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं ये करना चाहूंगा। अभी नीलम जी ने भी जिक्र किया था, वहीं से आ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर तो आते हैं हम, लेकिन आज कृषि जनित हरित गैसों की हम बात कर रहे हैं। क्या है ये हरित गैसें, ग्रीन गैसेस, जो खेती से जनी जा रही हैं, और कैसे इनकी पहचान हो? हरित गृह गैसें, जिनको कि ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं जी। ये ऐसी गैसें हैं जो कि हमारे धरती से उत्सर्जन होता है इनका। कृषि क्षेत्र भी इसके लिए 14% तक उत्तरदायी है। पूरे भारत की जितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हरित गृह गैसें, इसमें से कृषि क्षेत्र से 14% तक हरित गृह गैसें निकलती हैं, जिसमें से प्रमुख हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। जो मीथेन है, जब हम जल भरकर धान की खेती करते हैं तो उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और जब हम उर्वरक जो है हमारा नाइट्रोजन उर्वरक, जिसकी की मात्रा अगर हम जितनी चाहिए हमें उससे अधिक मात्रा में पौधे को, और बहुत ज्यादा, जैसे कि बांट के ना देके एक बारी में ज्यादा उर्वरक लगाएं तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस निकलती है। तो हमारे कृषि क्षेत्र से ये 2 गैसें हैं जो कि खेती करने से निकलती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी खेती की प्रणाली में सुधार लाएं, ताकि ये जो गैसें हैं इनका उत्सर्जन हम कम कर सके। क्योंकि ये गैसें, जैसे मैंने आपको बताया, ये वायु को में, आप जो कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान को बढ़ाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये उत्सर्जन होता है इनका, तो ये एक वायुमंडल में एक परत सी बन जाती है। इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैसें। क्योंकि जैसे जो आपके पूर्वी देश थे, जो ठंडे देश होते थे, वहां पे ग्रीन हाउस बनाए जाते थे। हमारे यहाँ भी सर्दियों में ग्रीन हाउस गैस में खेती होती है, तापमान को बढ़ा के खेती होती है। तो ऐसे ही ये जो ग्रीन हाउस जो होते थे, तो उसमें खेती करने के लिए तापमान बढ़ाया जाता था। अब ये गैसों की अगर जो मात्रा है, ये जैसे बढ़ जाती है तो एक परत सी बन जाती है, और इस परत की वजह से जो धरती से विकिरणें निकल रही है, रेडिएशन जो निकल रही है, वो आसमान में नहीं जा पाती, और वो हमारे वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है। और इस तापमान में वृद्धि के कारण आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और क्या है जलवायु परिवर्तन? सिर्फ तापमान में वृद्धि नहीं है, आपके जो बेमौसम बारिश, आपके जो चक्रवर्ती तूफान है, जो सूखा है, बाढ़ है, ये सब की जो चरम घटनाएं हैं, इनकी जो मात्रा है, जो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आने वाले समय में अगर हमने ये हरित गृह गैसों की सांद्रता, मात्रा को नियमित नहीं रखा, तो हमें यही आगे चल के बस यही जलवायु परिवर्तन से, और आप देखिए अगर बेमौसमी बारिश हुई तो हमारी जो खेती किसानी कितनी प्रभावित होती है। आप समय पे धान की बुआई नहीं कर सकते। आप देखिए मार्च के महीने में जब गेहूं की कटाई करने का समय आता है, उस टाइम पे बेमौसमी बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो हमारी जो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन गैसों का उत्सर्जन कम करें। जैसे कि डॉक्टर साहब, आज ही के समाचार में था कि जो चंद्रशेखर आजाद हमारे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उनका एक सर्वे बताता है कि तापमान में वृद्धि के कारण जो हमारे फल हैं उनमें मिठास की मात्रा कम हो गई है, लगभग 10% तक, और उनका आकार भी छोटा होता जा रहा है, और फसल चक्र पूरा गड़बड़ा रहा है। तो इसका, जैसे जो आपने कहा, हरित गृह गैसों का प्रभाव, ये तो हुआ उत्सर्जन कि हमारा धान की फसल में ज्यादा देर पानी रुकने से हो गया, या नाइट्रोजन की, उर्वरकों की मात्रा के संतुलन से, सही प्रबंधन से, लेकिन उसका प्रभाव कैसे आने वाली कृषि पर पड़ेगा, कैसे पड़ता है? इसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा जैसे कि आपने अभी बोला, जो कि फलों की जैसे मिठास की बात की, सिर्फ फलों की मिठास नहीं, आप देखिए जो गेहूं है
तापमान की वृद्धि के कारण जो हमारा गेहूं है इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो हम कहते हैं ना कि खाने से हमें प्रोटीन मिलता है जी। हमें गेहूं के खाने से, रोटी खाने से प्रोटीन मिलता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी आ रही है हमारे ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की वजह से। इससे प्रोटीन की मात्रा जो है उसमें कमी आ रही है। आपके जो कीट हैं, नए नए कीट और रोग, ये जो आप सुनते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा इस तरह के कीट का प्रकोप आ गया एकदम से, जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से नए नए तरह के रोग और कीट आ रहे हैं, तो कि आपको खेती करने में उसकी वजह से आपकी पूरी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। और खाली खेती की बात नहीं है, इवन जो पशु हैं, पशुओं को अधिक तापमान में बहुत दिक्कत हो रही है। आपके जो दूध का उत्पादन है उसमें भी कमी आएगी, और जो शक्कर नस्ल की गाय भैंसे हैं उनमें ज्यादा आएगी, जो कि हमारी देसी गाय और भैंसे उनमें थोड़ा सा फिर भी सक्षम है आपके जलवायु परिवर्तन को झेलने में। बट जो हमारी नई नस्लें हैं, जिसमें हम कहते हैं ना जो ज्यादा दूध देती हैं, उन पे ज्यादा असर होगा। और जैसे गेहूं, अब गेहूं के समय अगर 1 डिग्री का तापमान भी बढ़ेगा तो उससे आपका 4 से 5 मिलियन टन तक कि आपकी पैदावार में कमी आ सकती है, और ये सिमुलेशन मॉडलिंग से पाया गया है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि मतलब जो जल है आपको ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ने से आपकी वाष्पीकरण होगा, तो आपको जो आपकी मृदा है वो सूखी हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, तो आपकी लागत भी बढ़ेगी उसकी वजह से। जी, आपकी पैदावार में तो घटाव आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी जो लागत बढ़ेगी, आपको ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जी जी। तो सोल्यूशन क्या है, क्या समाधान हो, क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब विज्ञान के स्तर पे, रिसर्च के अनुसंधान, कृषि वैज्ञानिक और किसानों का कैसे तालमेल हो इसमें? हाँ, तो जो भारत सरकार द्वारा जो कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर कहते हैं उसको, निकरा प्रोजेक्ट है, जो कि इसी पे कार्य कर रहा है। उसमें कई तरह की इसी तरह के शोध किए जा रहे हैं, नई नई किस्में बनाई जा रही हैं, और एक किस्म नहीं होगी, हर एरिया के हिसाब से उसकी जो वहाँ का वायुमंडल को देखते हुए उसके हिसाब से नई अलग अलग तो किस्में हैं। तो आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो जो आपको किस्मों का बारे में बताते हैं, वो नई किस्में जो कि आपके सूखा को सहन शक्ति होती है, जब बारिश ना भी हो तब भी वो थोड़ा सा मतलब आपके कम पानी में भी अच्छी चल सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको संरक्षण कृषि करनी है, जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जी जी, उसमें ये जो आप जो है जो आपकी पुरानी फसल का जो भूसा है उसको आप 30% तक उसको अगर आप अपने खेत में छोड़ते हैं तो ना ही इससे जैविक कार्बन बढ़ता है, बट नमी बनी रहती है। तो आपकी जो सिंचाई, जो पानी की कमी जो होती है, उसकी कमी थोड़ी कम खलती है आपको। मतलब आप उसमें क्या संरक्षण कृषि करेंगे तो उसमें आप थोड़ी सी अपनी मृदा में नमी बनाए रख सकते हैं। बिना सिंचाई के भी कई बार बुआई हो जाती है जब तक बारिश नहीं आती। बिल्कुल। फिर इसके अलावा आपकी है एक है जो सीधी बिजाई की खेती, जो आप धान की खेती करें तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कहते हैं, जल ना भरें, आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कीजिए, जिससे कि ना तो मीथेन ज्यादा निकलेगी और आपका जो है ना मतलब आपको लेबर भी उसमें कम लगेगी, तो इससे आपका जो दोनों तरफ से फायदा रहेगा। जी जी जी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो जैसे टपकदार सिंचाई है, फवारा सिंचाई है, जिससे कि पानी की मतलब बचत हो सकती है। तो जलवायु परिवर्तन तो होएगा ही आगे चल के, लेकिन आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर आप पानी की बचाव करना चाहते हैं तो आप फवारा सिंचाई, टपकदार सिंचाई, जो कि आपके प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में अनुदान भी इसके लिए दिए जाते हैं, तो इन सब चीजों का भरपूर उपयोग करें। आप जो नाइट्रोजन उर्वरक है इसका इस्तेमाल जो है, जैसे कि बड़े छोटे छोटे साधन है जो कि 100 रुपए में आपको मिलता है, जैसे लीफ कलर चार्ट है। आपको पत्ती का रंग देखना है और उसके हिसाब से देखना है कि नाइट्रोजन उर्वरक लगाने की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल, ये नहीं कि बस ये टाइम हो गया तो एक कट्टा हमने उसमें उर्वरक डाल दिया। जी जी। तो उस तरह से आप क्या है, आपकी उर्वरक में भी बचत होगी, आपका खर्चा भी कम होगा, और आपके वायुमंडल पे जो इसके बुरे असर हैं वो भी आप कम कर पाएंगे।
डॉक्टर साहब, बड़ा तर्कों पर जाते रहने वाला ये विषय है। एक तर्क के साथ दूसरा तर्क, नई जिज्ञासा, नया सवाल काफ़ी जहन में है अभी भी, जिस पर हम बात कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोता मित्रों को भी बता दूं कि आज कृषि जनित हरित गैसें और जलवायु परिवर्तन विषय पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर आरती भाटिया हमारे साथ हैं और आप हमें सीधे कॉल भी कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर 23421081 पर, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 दिल्ली का STD कोड लगाने की। लेकिन कार्यक्रम को थोड़ा सा बीच में रोक नहीं रहा हूँ एक और दिशा में मोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हुआ और इस पर हमारे पास एक रेडियो रिपोर्ट भी है जो हम चाहेंगे कि आप सुने और देखें, समझें कि क्या क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों पर हमारे सरकार के पास, हमारे संस्थागत ढांचे में क्या क्या खास है उनके पिटारे में। आइए सुनते हैं। विगत दिनांक 21 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की प्रबंध निदेशक श्रीमती नीलकमल दरबारी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री अभिलक्ष्य लेखी, संयुक्त सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी, नाबार्ड के चेयरमैन श्री GM चिंताला, ICAR, NCDC, नेफेड, SFC सहित और कई कंपनियों के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित देश के विभिन्न भागों से आए CBBO के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री अभिलक्ष्य लेखी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लगभग 728 जिलों की लिस्ट माननीय मंत्री जी के नेतृत्व से फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर को जोड़ के बनाई गई। डीएम्स का उसमें कॉन्फ्रेंस कराया गया। सारे जिलों में सर वो लिस्ट आज के दिन उपलब्ध है। कितने CBBOs ने 728 जिलों में उस लिस्ट को उठाया और देखा कि इसमें अलग तरह की राइस की प्रजातियां या इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो चुने गए हैं या और भी कोई चीजें चुनी गई हैं, उनको हम FPOs के साथ जोड़ें। तो सर उसको हमें रियलिटी बनाना है, वो CBBO ही करेंगे, यहां से बैठ के वो चीज नहीं हो सकती। तो ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ODOP स्कीम उसका केवल हम उल्लेख स्कीम में कर दें, उससे नहीं बात बनेगी। आज के दिन हर DM, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर को जागरूकता है कि ODOP की एक लस्ट फील्ड में उपलब्ध है और वो बहुत काम आ सकती है CBBO के नए तरह के प्रयोग करने के लिए या उन किस्म की प्रजातियों के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में मंत्रालय ने सर 10-12 ऐसे चुने हैं फल जो एग्जॉटिक है, कीवी है, एवोकाडो है। उसी तरह से इंडिजिनस भी चुने हैं सर, अनोला है, आंवला है, जामुन है। अब वो भी लिस्ट सारी सब डिस्ट्रिक्ट्स में दी गई है। तो CBBOs को जागरूक रहना पड़ेगा कि वो एग्जॉटिक फ्रूट्स या इंडिजिनस जो हम जिनको बढ़ाना चाहते हैं, ड्रैगन फ्रूट है, उसका हम FPO में कैसे जोड़ कर सकते हैं। तो सर ये प्रैक्टिकल ऑन द स्पॉट लास्ट माइल की चीजें हैं जो CBBOs को अपने सिस्टम में लानी पड़ेंगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और राज्य सरकारों को भी हम निरंतर वर्कशॉप्स करके प्रेरित करते हैं। देखिए, आप भी मॉनिटर कीजिए CBBOs का काम। लेकिन सर जब तक गाँव किसान के पास जाकर के CBBO काम नहीं करेंगे अपने कॉर्पोरेट कल्चर के बाहर, तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा जिसकी हम उम्मीद रख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने CBBO की भूमिका और योगदान के बारे में बताते हुए कहा, पिछले कई समय से ये चर्चा हो रही थी। कई बार FPO की विषय को लेकर जब मीटिंग होती थी तो ये बात आती थी कि CBBO के साथ में बैठना है और CBBO की भी कुछ समस्या है और कुछ FPO की समस्या है, उनका समाधान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसी को लेकर आज यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस स्कीम को प्रारंभ किया था तो उस समय एक लक्ष्य भी दिया और एक अपेक्षा भी की कि हम उस लक्ष्य को समय पर पूरा करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें और जिससे कि किसानों की इनकम बढ़े। और इसी दृष्टि से आज हम सब लगातार काम कर रहे हैं
कुछ एफपीओ ने बहुत अच्छा काम किया है और जिसका परिणाम यह है कि सीबीबीओ ने उनकी पूरी मॉनिटरिंग की और उनको जो टारगेट दिए, मार्केट से लिंक करना, एग्रीकल्चर के अंदर उनको जानकारी देना, इन सारे विषयों को लेकर जब किया और सदस्यों को किस तरह से जोड़ा जाए इसके ऊपर काम किया तो सदस्य भी बने। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। कुछ एफपीओ हैं जिनके अभी जो लक्ष्य टारगेट था, सदस्य जो बनाने थे कि 300 सदस्य कम से कम हो, रजिस्ट्रेशन हो, अभी तक जो 300 सदस्य भी ऐसे कई है जो बना नहीं सके। कुछ ऐसे एफपीओ हैं जिनके 300 बन गए तो फिर उनके बाद में उन सीबीबीओ ने उनको इतिश्री कर ली कि अब तो 300 हमारे बन गए। 300 तक का लक्ष्य नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 300 का टारगेट किसने दिया कि 300 तक ही आप कर सकते हैं या 400 या 500 तक कर सकते हैं? एक ब्लॉक के अंदर कितने किसान होते हैं? क्यों ना हमारे एफपीओ के प्रति किसानों का इतना रुझान हो जाए कि हर किसान चाहे कि मैं इस एफपीओ से जुड़ूंगा। और किसान लाभ चाहता है, ये हम सब जानते हैं, हमारे लक्ष्य में भी यही है, हम सबका टारगेट यही है कि किसान को लाभ पहुंचाना। और किसान को जब लाभ पहुंचेगा तो किसान हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 5-5 हजार 10,000 किसान एक एफपीओ के साथ में जुड़े। 10,000 एफपीओ के निर्माण योजना के तहत सीबीबीओ के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य में कहा, आज के इस मौके पर मैं मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एफपीओ एक किसानों का संगठन है। अगर हमारे दिमाग में कॉरपोरेट का कीड़ा घुस गया तो फिर प्रोडक्ट भी होगा, व्यापार भी होगा, लेकिन किसान की माली हालत नहीं सुधरेगी। तो पहले तो सीबीओ के दिमाग में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि आप किसी कंपनी का काम नहीं कर रहे हो, आप किसी कंपनी का गठन नहीं कर रहे हो। किसान जो आज तकलीफ में है उस किसान को एकत्रित करके सामूहिक रूप से उसको जागृत करके जो कुछ उसके पास आज नहीं है वो एफपीओ के माध्यम से उपलब्ध करा के उसकी माली हालत सुधारने का जिम्मा सीबीओ का है। इसलिए जब 300 मेंबर, 500 मेंबर, 10,000 एफपीओ की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल 10,000 का नहीं है। सरकार इसको कल 1 लाख भी कर सकती है, लेकिन पहले हम 10,000 तो करें। 10,000 का कैसा परिणाम आता है उसके बाद ही सरकार आगे बढ़ सकती है। कोई यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया है ऐसी स्थिति नहीं है। योजना पर 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने वाले और अभी सिर्फ 14 करोड़ रुपया पूंजी लोगों के खाते में डालने की शुरुआत हुई है। फरवरी 20 में अनाउंस हुआ था और आज हम अप्रैल 22 में बैठे। 1 साल बाकी काम को लगा होगा, लेकिन लगभग सीबीओ का चयन होने के बाद भी 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो गया है। तो इस दृष्टि से भी हम लोगों को सोचना चाहिए। किसानों को इकट्ठा करना इसलिए जरूरी है कि हमारी पहली प्राथमिकता ये रहे कि किसान के खेत में आपके मार्गदर्शन से, आपके हस्तक्षेप से, आपके ज्ञान से, आपकी तकनीक से, आपके विपणन की विशेषज्ञता से किसान जब जुड़ेगा तो अच्छी खेती कर पाएगा। अच्छी खेती करेगा तो अच्छा उत्पादन होगा, उत्पादन की गुणवत्ता ठीक होगी और उत्पादन की गुणवत्ता ठीक होगी तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको अच्छा बाजार मिले। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए सीबीओ को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब कुछ जिस अपेक्षा के साथ हमारी 13 क्रियान्वयन एजेंसियों ने अपने साथ संबंध जोड़ा है, उस अपेक्षा और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा और किसान की आवश्यकता, इस बीच की जो दूरी है उसको सीबीओ पाटने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 10,000 एफपीओ के निर्माण के तहत सीबीबीओ के संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर,
प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। एक सवाल जो सबसे मूलभूत है और जो इस रेडियो रिपोर्ट के तुरंत बाद आपसे पूछना था, और मैं बता दूं कि ये भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ खेती ही नहीं, हम जब यहाँ बात करते हैं तो हम गृहस्थों के बारे में भी बात करते हैं जो बागवानी से जुड़े हुए हैं। तो मिट्टी का चयन जब हम करते हैं तो बहुत सारे सवाल कई बार होते भी हैं और कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन आज चूंकि हम जलवायु परिवर्तन पर बात कर रहे हैं, बहुत अहम विषय है अपने आप में। क्या मिट्टी के चयन से लेकर किस तरह की मिट्टी में हम उसे उगा रहे हैं, नमी कैसी होनी चाहिए, इसका जलवायु परिवर्तन से कितना संबंध आप पाते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी मिट्टी है उसमें जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसमें बहुत कमी हो रही जी। आपका तापमान बढ़ने से जो आपका कार्बन है वो मृदा में से कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जैविक कार्बन की मात्रा को हम बनाए रखें। उसके लिए आपको जो अपनी मिट्टी में खाली उर्वरक नहीं लगाने हैं, उसके अलावा जो ऑर्गेनिक है, जो हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक कुछ भी, जैसे हम गोबर की खाद है, सड़ा हुआ गोबर या बायो फर्टिलाइजर या कुछ ऐसी चीजों का अगर हम प्रयोग करें तो इससे आपके जो मिट्टी की जो मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत सुधार होगा। तो आपको बहुत जरूरत है कि अगर जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभावों को मिट्टी पर आपको कम करना है तो आपको इस अपने जो गुणवत्ता बनाए रखनी है, तो आपको इस तरह के संसाधन, आपको जो उर्वरक है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। आप सिर्फ सिंथेटिक फर्टिलाइजर से आप उर्वरकों पर ना निर्भर रह के जो नेचुरल तरीके हैं आपकी कार्बन बढ़ाने के, उस पर आइए। डॉक्टर साहब, हमें लगता है एक कॉलर मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है बरकत बेगम। जी जी, मैं अभी कुंजी से बोल रही हूँ। हाँ जी। कहना चाहती हूँ, जो अभी आप कह रहे थे कि किसानों को जलवायु परिवर्तन के ऊपर बता रहे थे जी, मैं ये कह रही थी, जहाँ पे किसानों का जो वो होता है प्रोग्राम, जो हमारा आपका कृषि विभाग का मंत्रालय है जी, वहाँ पे थोड़ा आप मतलब पर्चा बनवाया करिए, उसे लोगों को जानकारी दिया करिए। और यहाँ पे हम लोगों को भी जानकारी रेडियो पे सुनता है तो पता चल रहा है, वरना हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जी 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 जी, तो उसको थोड़ा बताया करिए, थोड़ा एनजीओ के माध्यम से। भारत सरकार के कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें कितने सारी जगह में जो खेतों में जाके किसानों के पास जाके इसके बारे में सूचना दी जाती है। जलवायु परिवर्तन किसान गोष्ठियां करते हैं हम लोग, जिसमें कि हम बताते हैं कि किस तरह की नई तकनीकें हमें अपने उसमें लानी है, उसके लिए इस्तेमाल करना है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से निसार पा सके। तो इसके बारे में समय समय पर प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग जाके खेतों में किसानों के साथ में विलेजेस में जाके ये कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि सबको इसके बारे में बता सके। एक्सटेंशन जो हमारे वर्कर्स हैं, हाँ, तो उनके थ्रू ये सब कार्यक्रम उन तक पहुंचाए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में भी ये लोग प्रोग्राम लगाते हैं जिससे कि इसके बारे में ना सारी को जानकारी दी जा सके। डॉक्टर साहब, कोई आपकी नजर में पंचायतों की प्रक्रिया भी है इसमें, जिसके अंतर्गत किसानों को, छोटे किसानों को, मझड़े किसानों को, या जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं एनजीओज, उनको जोड़कर इस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता हो, कुछ ऐसा किया जाता हो विभागीय स्तर पर? देखिए, ज्यादा तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जैसे कि आपको पता है मौसम की सूचनाएं, वो जो हमारे सारे किसानों को के भाई की जलवायु परिवर्तन किस तरह से, आपका किस दिन बारिश आनी है, नहीं आनी है, तो ये सारी सूचनाएं तो रोज के रोज दी जाती है ना। इसके बारे में तो बताया जाता है कि किस तरह से अगर कोई कीट का आने वाला है, भाई अटैक होने वाला, तो उसके बारे में भी इसकी सूचनाएं बताई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हम बताना चाहेंगे कि जहां बात कर रहे थे वो agricorp.nic.in, वहां पे जाके वो तमाम जानकारी जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट है, तमाम जानकारी, जैसे आपने कहा विस्तार निदेशालय है, विस्तार जो भी गतिविधियां हैं उसमें है, और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र से जो वहाँ की लोकल एनजीओज हैं जुड़ी हुई है, वो कृषि विज्ञान केंद्र उन एनजीओज को समय समय पर वो प्रोग्राम लगाते रहते हैं और सारा विस्तार में बताते भी रहते हैं। डॉक्टर साहब, काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी रही और काफी इस पे हमने लगभग बात भी की है। डॉक्टर आरती भाटिया का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, और नीलम और रजत को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इससे पहले बता दूं कि कल फसल के रंग किसान के संग कार्यक्रम में आप सुनेंगे कम अवधि और अधिक लाभ वाली सब्जियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम। फिलहाल दीजिए हम दोनों को इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।